तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को भूगोल का द्वितीय अध्याय पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, भूगोल के अंतर्गत मैंने आपको प्रथम अध्याय मानव भूगोल समाप्त कर दिया हूँ। ठीक है, पहले समझाने का काम समाप्त कर दिया, लघु का, दीर्घ का, वस्तुनिष्ठ का मैंने समाप्त कर दिया। इसलिए आज मैं आपको भूगोल के अंतर्गत कौन सा अध्याय प्यारे बच्चों पढ़ाऊंगा? तो द्वितीय अध्याय यानी दूसरा। ठीक है, दूसरा अध्याय प्यारे बच्चों क्या है? ठीक है, आपका शीर्षक है विश्व जनसंख्या। क्या शीर्षक है? विश्व जनसंख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, हमको क्या करना है? सर्वप्रथम शीर्षक को समझना है। यदि हम शीर्षक समझ जाते हैं तो पूरा का पूरा अध्याय यूं चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको सर्वप्रथम आज और कल समझना है, यानी मैं 2 क्लास दूसरे अध्याय में लेक्चर लूंगा। यानी आज मैं समझाऊंगा, कल भी समझाऊंगा, फिर जो नेक्स्ट क्लास होगा तीसरा क्लास, उसमें प्रश्न उत्तर कराऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि द्वितीय अध्याय जिसका नाम है विश्व जनसंख्या। अब देखिए, विश्व जनसंख्या का मतलब क्या होता है? दुनिया भर का जनसंख्या। अब हमें दुनिया भर के जनसंख्या में क्या पढ़ना है, कुछ बताएगा तब तो ना। तो नीचे में प्यारे बच्चों आप लोग को मिलेगा लिखा हुआ, क्या मिलेगा? वो मिलेगा वितरण, उसके बाद घनत्व और वृद्धि। ठीक है, वितरण, घनत्व और वृद्धि मतलब कि आपको विश्व जनसंख्या के अंतर्गत वितरण पढ़ना है, घनत्व पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है? तो वृद्धि। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को वितरण और घनत्व को समाप्त कर दूंगा समझा करके। ठीक है, समझाने के काम में आज वितरण और घनत्व को समाप्त कर देना है। अगले क्लास में वृद्धि के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, दूसरे अध्याय को समझाने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मोबाइल एप्लीकेशन और फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो अवश्य रूप से लाइक कर लीजिए, और मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए। जितना भी मेरा सोशल नेटवर्क है, चाहे टेलीग्राम चैनल हो, फेसबुक ग्रुप हो, फेसबुक पेज हो, मेरा आईडी हो, मेरा मोबाइल नंबर हो, सारा का सारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और हाँ प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक 12th पेड कोर्स, ठीक है 12th पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल भर का आपको मात्र 500 रुपये लगेंगे। कितने? तो 500। ठीक है, आपको कैसे ज्वाइन करना है 12th पेड कोर्स? अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52, 70 61 50 45 52। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम इसको मिटा देते हैं। ज्वाइन कर ही लीजिएगा, अच्छा रहेगा, बहुत फायदा है। बहुत कॉल करके पूछ लीजिएगा क्या क्या फायदा है, या फिर कोई भी पुराना वीडियो देख लीजिएगा, हम बता चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आपको क्या समझाऊंगा? तो वितरण। क्या? तो वितरण। देखिए, वितरण का मतलब क्या कि जनसंख्या के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो जनसंख्या है वह जनसंख्या पूरे पृथ्वी पर कहाँ कहाँ निवास करती है, कहाँ ज़्यादा निवास करती है, कहाँ कम करती है। यदि जहाँ ज़्यादा निवास करती है तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि क्यों निवास करती है। ठीक है, पढ़ना क्या है? पढ़ना तो यही है, आखिर कोई जनसंख्या यानी बहुत सारा जनसंख्या एक जगह पे निवास करती है और निवास करके एक सभ्यता बनाती है। ठीक है, या चाहे वो गांव बनाए, शहर बनाए, कस्बा बनाए, आखिर वो क्यों बनाती है? तो इन्हीं सभी बातों का चर्चा हम क्या करेंगे? तो प्यारे बच्चों, वितरण के अंतर्गत करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए हमारा प्यारा पृथ्वी, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? पृथ्वी। यदि मैं पृथ्वी की बात करूं तो ये माना कि मेरा पृथ्वी। ठीक है, अब पृथ्वी का जितना जनसंख्या है, जितना जनसंख्या क्या माना कि 100%, कितना प्रतिशत जनसंख्या प्यारे बच्चों? तो 100% जनसंख्या। ठीक है, अब जो 100% जो जनसंख्या है, इन 100% जनसंख्या में केवल 60% जनसंख्या यानी कि इतना काट दीजिए, केवल कितना प्रतिशत? तो प्यारे बच्चों 60% जनसंख्या, 60% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो जनसंख्या के दृष्टि से
10 बड़े देश में। कहाँ? तो जनसंख्या की दृष्टि से 10 बड़े देश में। यदि मैं बात करूं कि जनसंख्या की दृष्टि से 10 सबसे बड़ा देश कौन, तो नंबर 1 पे कौन आता है? बच्चा जानता है? प्यारे बच्चों कमेंट करके बताइएगा क्या होगा? चीन। फिर दूसरा नंबर में भारत, तीसरा नंबर में अमेरिका, इसी प्रकार लास्ट कहाँ तक जाता है 10वां नंबर? तो मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको तक जाता है। कहां तक प्यारे बच्चों? तो मैक्सिको। यानी 1 से लेकर के 10 तक जो देश है, इन देशों का जनसंख्या को यदि मैं जोड़ दूं तो यह जनसंख्या कितना प्रतिशत होगा? तो पूरे पृथ्वी का 60%। अपने आप में बड़ा आंकड़ा है कि नहीं प्यारे बच्चों? बिल्कुल बड़ा आंकड़ा है। ठीक है, अब देखिए सबसे रोचक बात, इन 10 देशों में केवल तो 6 देश ऐसे हैं जो किस महादेश में आते हैं? तो एशिया महादेश। ठीक है, यानी कि टॉप 10 यानी 1 से लेकर के 10 तक जो देश है उनका जो जनसंख्या है, जो पृथ्वी का 60% पुराता है, केवल 6 देश ऐसे हैं जो एशिया महादेश में आते हैं। यानी यदि हम चीन की बात करें तो एशिया में आते हैं, भारत की बात करें तो एशिया में आते हैं, इसी प्रकार पाकिस्तान भी आता है, वो भी एशिया में, बांग्लादेश वो भी एशिया में। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि मैं बात करूं आधा रूस का तो वो भी एशिया में ही आते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों मैं बात करता हूं, देखिए यह तो हो गया देश का विवरण। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं कि जितने भी महादेश हैं, सभी महादेशों में से जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महादेश कौन? तो प्यारे बच्चों वह उसका उत्तर हो जाएगा क्या? तो एशिया। नहीं, यानी कि नंबर 1 पे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले महादेश कौन? एशिया। दूसरे नंबर पर कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो अफ्रीका। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आपका कौन हो जाएगा? तो इसी प्रकार यूरोप हो जाएगा, और धीरे धीरे घटते हुए यूरोप के बाद दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बाद उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और जो सबसे जो लास्ट में है अंटार्कटिका, उसमें तो एक भी जनसंख्या है ही नहीं, वहां लोग रहते हैं क्योंकि इतना ठंड पड़ता है। और उसी में तो हम तो देखेंगे आखिर अंटार्कटिका जो देश है, ठीक है, अंटार्कटिका जो देश है उसमें लोग क्यों नहीं निवास करते? ये सारा पॉइंट ऑफ व्यू हम किस में देखेंगे? तो प्यारे बच्चों वितरण में ही हम लोग देखेंगे। लेकिन वितरण को और अच्छे से समझने से पहले हम लोग घनत्व को भी समझना बेहद क्या हो जाता है? तो जरूरी हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें से एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि देखिए भारत का जनसंख्या यदि मैं बात करूं तो 2011 जनगणना के अनुसार, देखिए क्योंकि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है, तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या कितना है? 1 अरब 21 करोड़। कितना है? तो 1 अरब 21 करोड़ है। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां से प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव कहां से आएगा? ठीक है, यहां से आपको आएगा कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? चीन। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले महादेश कौन? तो उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम आते हैं घनत्व पे। ठीक है, देखिए घनत्व समझ लेंगे फिर हम प्रभाव जानेंगे वितरण का। ठीक है, कभी कभी सेकेंड पॉइंट भी जानने के बाद इसके बाद यह पॉइंट आता है। आज भी देखिए कपड़ा भूल गए हैं, मजबूरन इसी से मिटाना पड़ेगा। तुम मिले दिल खिले। अब प्यारे बच्चों देखिए घनत्व क्या होता है? जहां 1 किलोमीटर स्क्वायर में जितने लोग रहेंगे वह हो गया घनत्व। क्या हो गया? वह हो गया घनत्व। ठीक है, जैसे देखिए घनत्व का यदि मैं आम भाषा में करूं तो घनत्व निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जितना जनसंख्या यानी कुल जनसंख्या भागा कुल क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल आप जिस प्रकार काउंटिंग करें, वर्ग किलोमीटर में हो, ठीक है, या जैसे करें। देखिए एनसीईआरटी में आपका एक उदाहरण दिया हुआ है, वो उदाहरण है कि उदाहरण के लिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, किसी एक प्रदेश का, उस प्रदेश का नाम है रोसड़ा, हम रोसड़ा ही मान लेते हैं। मेरा शहर है छोटा सा प्यारा रोसड़ा। इस रोसड़ा का क्षेत्रफल कितना? तो 100 वर्ग, ठीक है, किलोमीटर है। ठीक है, 100 वर्ग किलोमीटर रोसड़ा का क्षेत्रफल है। और रोसड़ा का जो जनसंख्या है, यदि मैं जनसंख्या की बात करूं, यहाँ क्षेत्रफल लिख देते हैं, यहाँ जनसंख्या कितना है?
1,50,000। कितना है प्यारे बच्चों? 1,50,000। अब आपको कहेगा कि रोसड़ा का आप घनत्व निकालिए, तो घनत्व हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए रोसड़ा का क्या कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या क्या है पे कितना है प्यारे बच्चों? तो 1,50,000 है कि नहीं? बिल्कुल है। और रोसड़ा का कुल क्षेत्रफल कितना है प्यारे बच्चों? तो 100 वर्ग किलोमीटर। तो 100, अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 2 0 2 0 खत्म। कितना बचा? 1,500, यानी कितना बचा प्यारे बच्चों? तो 1500। ठीक है, अब यह 1500 क्या हुआ? तो प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। क्या हुआ? प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अर्थात हम कह सकते हैं कि रोसड़ा के 1 किलोमीटर वर्ग यानी 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो 1500 व्यक्ति रहते हैं। तो घनत्व कितना हुआ? तो 1500। तो प्यारे बच्चों किसी भी क्षेत्र का घनत्व निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उस क्षेत्र का जितना जनसंख्या है उतने जनसंख्या में हम क्या करते हैं? तो उस क्षेत्र का जितना क्षेत्रफल है भागा दे देंगे, मेरा घनत्व निकल जाएगा। ठीक है, तो घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर के रेंज में, 1 वर्ग किलोमीटर के रेंज में कितने लोग रहते हैं। तो जाहिर सी बात है सभी प्रांत का, सभी देश या क्षेत्र का अलग अलग देखने को मिलेगा। किसी में जैसे गांव होते हैं, गांव में कम लोग रहते हैं, और शहर में एक स्थान पर देखिएगा तो वो ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपके एग्जाम में ये भी पूछता है कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा कि जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत हम क्या करते हैं? किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत जो है उसका कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भागा दे देंगे, और जो भागफल मिलेगा वह मेरा क्या कहलाएगा? वह मेरा कहलाएगा जनसंख्या घनत्व है ना कहलाएगा। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व से हमें यह पता चलता है कि किसी भी वर्ग किलोमीटर में यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों घनत्व को समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब हम एक आपको बनाने के लिए देते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि क्या आप लोग बना पाते हैं कि नहीं बना पाते। ठीक है, प्यारे बच्चों माना कि एक शहर है, शहर का नाम ए का यदि, ठीक है, ए का यदि पूरा का पूरा जनसंख्या 2000 है, कितना है? 2000, और ए का जो क्षेत्रफल है वो 4 वर्ग किलोमीटर, 4 वर्ग किलोमीटर। तो बताइए ए का घनत्व कितना? आप कमेंट करके बताइए प्यारे बच्चों। जो सबसे पहले बताएंगे, ठीक है, उसको मंथ में मैं प्राइज दूंगा। ठीक है, बिल्कुल 100 रुपया मैं ट्रांसफर करूंगा फोन पे, गूगल पे के माध्यम से। ठीक है प्यारे बच्चों, टॉप 10 छात्रों को मैं भेजूंगा। ठीक है, हर मंथ के लास्ट में। तो देखिए अब हम इसका उत्तर हम लोग प्यारे बच्चों निकाल लें। तो उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए हमको क्या करना है, तो ए का घनत्व निकालना है। तो घनत्व निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कोई भी क्षेत्र हो, तो कोई भी क्षेत्र ए है, ए का कुल जनसंख्या कितना? तो 2000 है कि नहीं प्यारे बच्चों? ठीक है, यहाँ जनसंख्या देना भूल गए थे, जनसंख्या तो 2000 है, तो 2000 और भागा कितना कर देंगे? 4 से। अब हम काट देते। ठीक है, 4 5 20 होता है प्यारे बच्चों, 4 5 20 और 2 का 2 0। तो कितना हो गया प्यारे बच्चों? 500 पर व्यक्ति, या हम कर सकते हैं तो वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं ए में 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग प्यारे बच्चों रहते हैं? तो 500 लोग रहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यह क्या हुआ? यह तो आपका हो गया घनत्व। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम देखेंगे, क्या देखेंगे? जो आपका पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि मेरा कहीं मेमोरी तो फुल तो नहीं हो गया। नहीं, मेमोरी फुल नहीं हुआ है, पूरा चल रहा है। ठीक है, चूंकि वीडियो इतना बनाना पड़ जाता है कि मेमोरी फुल हो जाता है, कभी कभी तो बोलते रहते हैं और रिकॉर्डिंग ही नहीं होता है, बहुत दिक्कत होता है। देखिए आपको पॉइंट है, इस पॉइंट को समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, बस हमको यही लिखना है, बाकी चीज़ तो समझा ही दूंगा।
देखिए जनसंख्या मतलब क्या है, जनसंख्या यानी हम लोग जो नागरिक है, आदमी है, ठीक है। जनसंख्या वितरण, वितरण मतलब कि कहाँ कहाँ लोग बसे हुए को प्रभावित, जो उसको प्रभावित कर रहा है यानी रहने पर मजबूर कर रहा है, ठीक है। प्रभावित करने वाले कारक बताए, यानी क्या क्या कारक है। तो हम कह सकते हैं कि जनसंख्या वितरण के प्रभावित, ठीक, ये प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है, बहुत सारे ऐसे कारक हैं। तो इसको हम क्या करेंगे कि एक अच्छी ढंग से पॉइंट बना देंगे। पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे भौगोलिक, भौगोलिक, भौगोलिक कारक हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए भौगोलिक कारक कैसे होगा। अब देखिए भौगोलिक मतलब क्या, जो पूरा का पूरा प्रकृति अवस्था में हो, भौगोलिक तथ्यों से जुड़ा हो, ठीक है। जैसे जैसे हम एक पॉइंट बना लेते हैं, जैसे देखिए जल, जैसे क्या जल। अब देखिए मनुष्य वहीं रहेगा जहां उसे जल मिलेगा, क्या मिलेगा, जल मिलेगा। जैसे देखिए मान के चलते हैं, ठीक है, दो क्षेत्र है मेरे पास, एक है रेगिस्तान, खाली बालू ही बालू है, एक भी नदी नहीं है, और दूसरा क्षेत्र जहां है जहां मिट्टी है और क्या, और नदियां हैं। तो आप बताइए आप कहाँ रहिएगा, ए में रहिएगा रेगिस्तान वाले में कि बी में रहिएगा जहां नदी है, पानी है। तो आप बी में रहिएगा, क्यों, क्योंकि देखिए आप रेगिस्तान में रहिएगा तो प्यास लगेगा तो पानी क्या पीजिएगा, नहीं, पानी है ही नहीं तो आप पी नहीं सकते हैं, तो आपकी क्या हो जाएगी, तो मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, हम कैसे भी करके पानी पी लिए। तो भोजन कहाँ से उपलब्ध होगा, भोजन बनाने के लिए क्या, तो खेती करना पड़ेगा, और खेती करने के लिए पानी होनी चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए। जब पानी ही नहीं होगा, यानी जब नदी ही नहीं है, तो खेती हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए व्यक्ति उस जगह पे रहेगा जहां उसे प्रचुर मात्रा में पानी मिल सके, जिससे वो अपना खाना बना सके, वो पानी पी सके, उस पानी से वो खेती कर सके, ठीक है। तो आप देखे होंगे प्रारंभिक अवस्था में कि विश्व का जितना भी सभ्यता रहा है, चाहे हड़प्पा सभ्यता, नील घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सारा का सारा सभ्यता क्या नदी घाटी सभ्यता था, मैंने पढ़ाया था, ठीक है। क्या था, तो नदी घाटी। क्यों था, क्योंकि नदियों के किनारे उसे जल मिलता था, जिससे वो भोजन तैयार कर पाता था, पीने योग्य पानी उपलब्ध कर पाता था, और साथ ही साथ एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए पहले जल का ही प्रयोग वो किया करते थे, यानी नावों के माध्यम से, ठीक है। क्योंकि यह काफी आसान उस समय था, क्योंकि उस समय लोगों के पास ज्ञान नहीं था, बुद्धि नहीं था, बुद्धि था ही नहीं प्रारंभिक अवस्था में, ठीक है। तो देखिए अब जल इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप ही मान के चलिए जहां आप हैं कल से पानी नहीं निकले, ठीक है, नदियां सूख जाए, क्या आप जहां भी रह रहे हैं वहां रह पाइएगा, नहीं रह पाइएगा। इसलिए भौगोलिक कारक में क्या है, तो जल बहुत ही ज्यादा प्रमुख कारक है। जहां जल रहेगा वहीं लोग क्या करेगा, तो निवास करेगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों खो क्या हो जाएगा, चलिए पॉइंट एनसीईआरटी ही का पॉइंट हम बताता हूं। तो पहला पॉइंट था जल की उपलब्धता, और दूसरा पॉइंट है भू आकृति, ठीक है, भू आकृति, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए लोग वहीं रहेगा जहां का भूमि समतल हो, कहां हो, समतल हो। मान के चलते हैं किसी का भूमि पठारी है, तो क्या लोग पठार पे रहना पसंद करेंगे, नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए पठारी में क्या होता है कि जो सत्ता है वो तो ऊपर नीचे है, तो लोगों को खेती करने में नहीं बनेगा, ठीक है, जल नहीं है, ना मिल पाएगा, खेती योग्य भूमि नहीं मिल पाएगी। इसलिए लोग क्या करेंगे कि उस स्थान पे रहना उचित समझेंगे जहां की भूमि से उसे खेती है ना खेती कर पाए, साथ ही साथ इस प्रकार की भूमि हो कि जहां वो आसानी से रह पाए, ठीक है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है, तीसरा पॉइंट आपका क्या है, तीसरा पॉइंट है जलवायु। बिल्कुल जलवायु, देखिए सारा का सारा प्रकृति के अंतर्गत आता है। अब जलवायु में देखिएगा आप वहीं रह पाएंगे जहां का जलवायु आपके लिए उपयोगी साबित है ना होगा, ठीक है। जैसे देखिए भारत का जलवायु, भारत में ठंड भी आता है, गर्मी भी आता है कि नहीं आता है। तो इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, इसलिए हम निवास करते हैं, क्योंकि यह जलवायु मनुष्य के लिए एक उत्तम जलवायु है। यदि मैं बात करूँ अंटार्कटिका जो महादेश है, वहाँ इतना ज़्यादा ठंड पड़ता है, इतना ज़्यादा ठंड पड़ता है कि लोग जाते के साथ ही जम जाएगा, ठीक है, जाते के साथ क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो कोई लोग क्यों जाएगा वहाँ रहने के लिए, नहीं जा पाएगा। तो इसलिए देखिए वहाँ का जलवायु इतना ठंड है कि लोग वहाँ रह ही नहीं पाएगा, इसलिए लोग वहाँ रहेंगे
जहाँ का जलवायु क्या हो सके तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, ना हो सके। ठीक है, तो इन कारणों से क्या मानव वहाँ रहेगा जहाँ उसे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो जलवायु भी क्या है, तो अत्यधिक जनसंख्या वितरण पर प्रभावित कारक है। ठीक है, इसी प्रकार प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मृदा क्या होगा, मृदा या यूं कहिए मिट्टी। देखिए मृदा दिया होगा कि मिट्टी पॉइंट दिया हुआ है, शायद मृदाएं ही दिया हुआ है। ठीक है मृदाएं। ठीक है, अब देखिए मनुष्य वहां रहेगा जहां की जो मिट्टी काफी उपजाऊ होगी। अब जैसे यहाँ मैंने रेगिस्तान की बात किया, रेगिस्तान में क्या आप धान का खेती कर पाएंगे, गेहूं का कर पाएंगे, सरसों का साग लगा पाएंगे? खेती कर ही नहीं पाएंगे। खेती कहाँ कर पाएंगे, जहाँ का भूमि खेती योग्य हो। इसलिए मनुष्य वहीं रहेगा जहां मनुष्य खेती कर पाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों भौगोलिक के अंतर्गत ये सभी कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को क्या करते हैं, तो प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है भौगोलिक कारक, ये सभी का सभी भी भौगोलिक के अंतर्गत आता है। अब प्यारे बच्चों हम आपको क्या बताएंगे, तो दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट क्या है, आर्थिक कारक। ठीक है, दूसरा हम पॉइंट हम देते हैं आर्थिक कारक। अब देखिए आर्थिक कारक क्या, आर्थिक मतलब किससे बना है, तो अर्थ से। अर्थ मतलब धन, इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ाया था ना, अर्थ मतलब धन। यानी कि लोग अपनी आजीविका को चलाने के लिए जब धन के लिए कहीं रोजगार के लिए जाए। ठीक है, यानी कि लोग अपनी आजीविका को चलाने के लिए जब बड़े शहर की रुख कर मतलब कि बड़े शहर की ओर है ना जाते हैं, चाहे वो रोजगार के पर्पज से हो, चाहे वो उद्योग धंधा स्थापित करने के पर्पज से हो। ठीक है, तो सब में देखिए तो धन का जिक्र आ रहा है कि नहीं आ रहा, या यूं आप है ना कह सकते हैं कि लोग उच्चतम, ठीक है, उच्चतम रहन सहन की सुविधा के लिए बड़े शहर की ओर रुख करते हो। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो बड़े शहर होते हैं वहाँ जनसंख्या में काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, तो वृद्धि हो जाता है, यानी जनसंख्या बढ़ जाता है। क्यों बढ़ने जाता है, क्योंकि वहाँ जब लोग निवास करते हैं तो उसे अपना जो भी आवश्यकता है, पहला बात तो देखिए आवश्यकता पूर्ति हो गया, दूसरा बात आजीविका के लिए उसे रोजगार भी मिल जाता है। अब जहाँ लोग आज के समय में रोजगार मिलेगा वहाँ लोग जाएगा ही जाएगा। प्यारे बच्चों मान के चलते हैं आप बेरोजगार, आप अपने घर में रहते हैं, आपको नौकरी नहीं मिला, ठीक है, आपका हो गया 30 साल एज, तो आपको भी तो अपना जीवन चलाना है कि नहीं चलाना है, कि घरे में आपको बैठा रहना है, कहाँ जाना है। तो यदि आपको नौकरी मिल गया 30,000 का मुंबई में, तो आप कहाँ जाइएगा, मुंबई में जाइएगा कि नहीं जाइएगा, बिल्कुल जाइएगा। क्यों जाइएगा, क्योंकि मुंबई में आप जाइएगा, आपको जो रोजगार मिला है उस रोजगार में से क्या मिलेगा, आपको मंथली धन मिलेगा, यानी वेतन मिलेगा, और उस वेतन से आप अपनी आजीविका यानी जीवन को चला सकते हैं। तो क्या आर्थिक जो कारक है वो जनसंख्या वितरण में प्रभाव डाल रहा है, यानी आपको एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जा रहा है, बिल्कुल आपको ले जा रहा है। ठीक है, तो ये सारा हो गया आर्थिक कारक हो गया। अब इसी प्रकार प्यारे बच्चे आता है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। अब प्यारे बच्चों देखिए हम पहले सामाजिक लेते हैं। बिहार में तब तो जानते ही हैं, खास करके जो मोकामा क्षेत्र है ना हो गया, और भी जैसे गया क्षेत्र हो गया जहाँ नक्सलाइट है, वहाँ देखिएगा कि गुंडागर्दी बहुत होता है। इतना होता है कि लोग परेशान हो जाता है। तो लोग चाहता है कि हम इसको सस्ते भाव में ज़मीन बेच देंगे और हम ऐसे जगह रहेंगे जहां हमको चैन का सांस मिलेगा। ठीक है, यानी अच्छे से हम रह पाएंगे, टेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लोग राजनीतिक के कारण जहां का राजनीतिक अच्छा नहीं रहता है, समाज का माहौल अच्छा नहीं है ना रहता है, तो लोग उस माहौल को छोड़ करके ऐसे माहौल में चले जाते हैं जहां वो अच्छे ढंग से जी पाते। ठीक है, तो सामाजिक के अंतर्गत यह कारक होता है जिसके कारण जो है जनसंख्या काफी ज्यादा प्रभावित होती है। दूसरा कारक हो जाता है सांस्कृतिक। देखिए सांस्कृतिक के अंतर्गत जो धर्म से जुड़ा हो, यानी कि जो आस्था से जुड़ा हो, जैसे देखिएगा इलाहाबाद नहीं, काशी हो गया, हरिद्वार हो गया, इलाहाबाद भी है ना हो गया। ठीक है, तो जैसे और देवघर भी हो गया ये सब देखिए क्या हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है। तो कई लोग चाहते हैं कि हम ऐसे जगह पर निवास करें जहां क्या हो, तो जहां सांस्कृतिक माहौल हो। ठीक है, तो ये सब भी जो फैक्टर होते हैं
तो अभी जितने भी कारक हैं, ये सभी कारक जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है, यानी कि इसी के कारण जनसंख्या क्या करती है, तो निवास करती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जनसंख्या का वितरण और घनत्व समझा दिया हूं। कल मैं आपको समझाऊंगा, जन्म दर समझाऊंगा, मृत्यु दर समझाऊंगा और प्रवास समझाऊंगा, और साथ ही साथ वृद्धि भी समझाऊंगा। यानी 4 पॉइंट मैं कल समझा करके या दूसरा अध्याय समझाने का काम खत्म कर दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में प्रश्न उत्तर कराऊंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, 12th पेड कोर्स को अवश्य रूप से ज्वाइन कर ही लीजिए। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 70 61 50 45 52, नंबर लिख देते हैं 70 61 50 45 52। आपको आर्ट्स का जितना भी सब्जेक्ट है, संस्कृत उर्दू छोड़ करके चैप्टर वाइज यदि आप ज्वाइन करते हैं तो लघु का, दीर्घ का, वस्तुनिष्ठ का PDF फाइल में क्वेश्चन आंसर मिलेगा। चैप्टर वाइज 2022 एग्जाम के लिए, बिहार बोर्ड के लिए MVVI और VVI क्वेश्चन दिया जाएगा। सिलेबस को अक्टूबर में समाप्त करके गैस क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।